14 मई सन 2023 को तुर्की में सदारती इलेक्शन हुआ। तुर्की या तुर्किया हम दोनों बोलेंगे क्योंकि तुर्की का नाम बदल करके तुर्किये कर दिया गया है, तो हम तुर्किये भी बोलेंगे और तुर्की भी बोलेंगे, तो एक ही समझिएगा। तो इस तरीके से इलेक्शन के बाद 15 मई को काउंटिंग हुई और 15 मई को जब काउंटिंग हुई तो लोगों की धड़कनें रुक गई, क्योंकि सदर तैयब रजब उर्दगान के जीतने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आखिरकार ताज़ा स्थिति ये है और काउंटिंग ख़त्म होने तक सदर तैयब रजब उर्दगान की जीत निश्चित नहीं हो सकी, क्योंकि तुर्की में निज़ाम है कि अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे। चाहे 50% से एक ही वोट क्यों ना ज़्यादा हो, लेकिन आपको 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे, तभी आपको जीता हुआ कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। लेकिन इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को 50% से अधिक वोट नहीं मिल पाया है। ख़ास बात ये रही कि रजब तैयब उर्दगान ने लीड ज़रूर ली और बिल्कुल दहाने पर आकर के रुक गए। उनके हम पूरा वोट परसेंटेज की बात करें तो बेसिकली इसमें कुल 3 कैंडिडेट खड़े थे, 4 भी खड़े थे लेकिन एक कैंडिडेट बैठ गए थे। कुल मुख्यतः 3 कैंडिडेट खड़े थे, उसमें से एक रजब तैयब उर्दगान थे, उन्हें 49.50% वोट मिले। और दूसरे जो कैंडिडेट थे उनके मुख्य प्रतिद्वंदी, उनको 44.89% वोट मिले। उनका नाम है कमाल कलिकदार ओगलू। और तीसरे जो कैंडिडेट थे उनका नाम है सिनान ओगान, उनको 5.17% वोट मिले। और चौथे जो कैंडिडेट थे जो बैठ गए थे वो महरम इंजे थे। हालांकि बैठ गए उसके बावजूद भी उन्हें 0.44% वोट मिले। तो कुछ इस तरीके से वोट प्रतिशत रहा। और चूंकि किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिल पाया, तो इसी वजह से किसी को भी जीता हुआ घोषित नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या होगा? तो अब इसके बाद ये होगा कि तुर्की का एक नियम है कि अगर कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है तो फिर अगले 14 दिनों के बाद दोबारा से चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो इस तरीके से चूंकि 14 मई को चुनाव हुआ और 14 मई के बाद फिर 14 दिन के बाद 28 मई पड़ता है, तो इस तरीके से अब 28 मई को तुर्की में दोबारा से इलेक्शन होगा। अब ये कैंपेनिंग का सिलसिला शुरू होगा, सब लोग चुनाव प्रचार करेंगे, एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। 28 मई को चुनाव होगा और एक बार फिर दोबारा से गिनती होगी, तब पता चलेगा कि किसको कितने वोट मिले हैं और कौन सदर मुंतखब हुआ है। ये तो ताज़ा स्थिति रही। अब आइए आपको बताते हैं कि तुर्की में कुल कितने लोगों ने वोट डाले और कितने % वोट डाले। तो आपको ये बताते चलें इससे पहले कि तुर्की 2017 में रेफरेंडम हुआ था। 2018 में पहली मरतबा तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम छोड़ करके सदारती इलेक्शन हुआ था। यानी इससे पहले तुर्की पार्लिमानी निज़ाम कराया करता था। पार्लिमानी का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री वहाँ सबसे सर्वेसर्वा होता था, जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री सदर नाम मात्र होता है, लेकिन तुर्की में इसके उलट हो गया है। अब वहाँ सदर सर्वेसर्वा हो गया है, प्रधानमंत्री नाम मात्र हो गया है। तो इससे पहले जो वहाँ पर था 2017 से पहले वहाँ प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा था, सदर नाम मात्र था, लेकिन वहाँ के नियम में बदलाव करके रजब तैयब उर्दगान ने 2017 में इस चीज़ को रेफरेंडम कराया और उसके बाद में जब उनके पक्ष में रेफरेंडम आया तो उसमें बदलाव किया गया और ये कर दिया गया कि अब वहाँ का सदर सर्वेसर्वा होता है, प्रधानमंत्री नाम मात्र होता है। तो इस तरीके से पहली मरतबा 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तुर्की में और रजब तैयब उर्दगान को उस इलेक्शन में 52% वोट मिले थे और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो महरम इंजे थे। तो इस वजह से बहुत लंबे मार्जिन के साथ चुनाव जीता था रजब तैयब उर्दगान ने। लेकिन इस बार 2023 का जो इलेक्शन हुआ उसमें उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कि रजब तैयब उर्दगान के लिए ये बहुत ही टफ इलेक्शन होने वाला है और वही हुआ, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान को केवल अपने देश के अंदर के विरोधियों से नहीं लड़ना था, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के विरोधियों से लड़ना था। उनके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थीं, विशेष तौर पर अमेरिका की नज़रें थीं। आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट सामने आया वो बहुत ही नपातुला स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा देखते हैं कि क्या होता है मामला। बहरहाल उनकी भी बहुत करीब नज़र बनी हुई थी कि तुर्की के इलेक्शन पर। इसी तरीके से चाइना बहुत करीब नज़र बनाया हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी तुर्की के बहुत ही करीब से देख रहे थे। आपको याद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जब इलेक्शन होते हैं, ख़ास तौर से अमेरिका का जब इलेक्शन होता है तब पूरी दुनिया की नज़र होती है, और इसी तरीके से जब तुर्की का इलेक्शन होता है तब पूरी दुनिया की नज़र होती है, क्योंकि तुर्की ने अपने आप को इस तरीके से डिक्लेयर किया है, खास तौर से रजब तैयब उर्दगान ने, किसी भी मुस्लिम देश के मामले में वो बहुत खुल करके फ्रंट लाइन पे आकर के बोलते हैं, बातचीत करते हैं और एक तरीके से विरोधी को
चारों खाने चित करने की सलाहियत रखते हैं। यही कारण है कि पूरी गैर मुस्लिम दुनिया में रजब तैयब एर्दोगान कांटे की तरह चुभ रहे हैं उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में। अगर रजब तैयब एर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट री इलेक्ट होते हैं तो ऐसी सूरत में एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती की घड़ी होगी और एक बार फिर से एक मजबूत लीडर रजब तैयब एर्दोगान की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आएगा। और तुर्की जो इस वक्त कह सकते हैं कि मुआशी और इकोनॉमिकल कंडीशन में थोड़ा सा जूझ ज़रूर रहा है, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है मुसलमानों के मसीहा के तौर पर, कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों के लिए खटक रहा है। तो यही वजह है कि न केवल तुर्की के अंदर बल्कि बाहरी दुनिया के लोग भी नहीं चाहते थे कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बार दोबारा से री इलेक्ट होकर के तुर्की के प्रेसिडेंट बने। यही वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान के लिए ये बहुत ही टफ फाइट थी। अब आइए आपको आंकड़े बताते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान की जो पार्टी है AK, यानी उसका फुल फॉर्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और उनके जो अपोजिशन थे यानी कमाल कलीगदार ओगलो, उनकी जो पार्टी थी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसको CHP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन दोनों के बीच में मुख्यतः लड़ाई थी। और CHP ये 6 पार्टियों के अलायंस के साथ मैदान में उतरी थी और रजब तैयब एर्दोगान अपने अलायंस के साथ उतरे थे। इस तरीके से बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को कोई भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली। आपको इन तीनों कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इनके नज़रियात क्या हैं। तो दरअसल रजब तैयब एर्दोगान के नज़रियात ये हैं कि वो मॉडर्न हैं लेकिन वो इस्लाम पसंद हैं, और दूसरे जो हैं कमाल कलीगदार ओगलो, ये मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं और कह सकते हैं कि ये एथियस्ट हैं। यही कारण है कि जब रजब तैयब एर्दोगान के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं और कहा जा रहा था कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो वो मस्जिद का रुख करेंगे, जबकि कमाल कलीगदार ओगलू अगर चुनाव जीतते हैं तो वो क्लब का रुख करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल हैं। और उनकी पार्टी भी, चूँकि आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा की ही पार्टी है जो कि तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा वही शख्स हैं जिन्होंने 1923 में सबसे पहले तुर्की में प्रेसिडेंट का चुनाव जीता और उसके बाद में पहले तुर्की के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने तुर्की में इस्लामी निज़ाम को एक तरीके से ख़त्म करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। यानी वहाँ अज़ान पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी और इस तरीके से तमाम तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी ताकि इस्लाम को किसी तरीके से पनपने का मौका ना मिले। थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता दें कि 1909 में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी हुक्मरान थे उनका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अल उस्मानी। तो जब 1909 में उनको गिरफ्तार किया गया और उनको शहीद किया गया, सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे किए गए। आखिरकार 1923 में फाइनली मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा सदर बने और तुर्की एक जदीद तुर्की की तरफ गामजन हुआ। उसी दौरान मुआहिदे लौज़ान हुआ था जो कि 100 सालों का मुआहिदा था और अब 2023 में वो मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। ऐसी सूरत में कलीगदार ओगलो अगर ये इलेक्शन जीत जाते तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो बात कही जा रही थी कि वो क्लब का रुख करेंगे और लिबरल तबके को खुश कर देंगे, ये बात बिल्कुल सही थी। और तीसरे जो कैंडिडेट थे तो सिनान ओगान जो हैं वो दरअसल वो जाफरी शिया हैं। हालांकि वो बहुत कट्टर एक तरीके से धार्मिक मामलात में बोलते हैं, लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। और चौथे जो महरम इंजे थे जो बैठ गए, उनका मामला ये था कि वो मॉडर्न हैं, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ वो रजब तैयब एर्दोगान की तरह इस्लाम पसंद नहीं है। तो कह सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस्लाम पसंदी की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान को बहुत ज़्यादा मुसलमान वोट दे रहे हैं और वो लोग वोट दे रहे हैं जो इस्लाम को पसंद करते हैं, तुर्की में प्रो इस्लाम चीज़ों को चाहते हैं, वो लोग रजब तैयब एर्दोगान को वोट दे रहे हैं। इस बार थोड़ा सा और थोड़ी सी तब्दीली ये देखने को मिली कि जो कुर्द तबका है, करीब करीब 20% कुर्द तबका तुर्की में रहता है, तो वो लोग भी इस बार रजब तैयब एर्दोगान को वोट दे रहे हैं। ये मेरे भी समझ से पार है। हालांकि मैं तुर्की के चुनाव पर बहुत ही बारीकी के साथ नज़र रखे हुआ था, एक एक चीज़ को मैं समझ रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि रजब तैयब एर्दोगान ने ही कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। अब्दुल्ला ओगलान को उन्होंने ही जेल में डाला, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ही कुर्दों के लीडरों की कमर तोड़ कर रख दी। उसके बावजूद इस बार कुर्दों ने रजब तैयब एर्दोगान को भारी मात्रा में वोट दिया। ये थोड़ा सा अचरज का विषय लग रहा है। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान को उन लोगों ने भी वोट दिया जो भी रिफ्यूजी थे, चाहे वो यमन के रिफ्यूजी हों, सीरिया के रिफ्यूजी हों, लीबिया के रिफ्यूजी हों और दूसरे देशों से मुसलमान रिफ्यूजी जो तुर्की में पनाह गुज़ी हैं, उन लोगों ने भी रजब तैयब एर्दोगान को वोट दिया, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान ने ही उनको पनाह दिया था। और जो दूसरे उनके प्रतिद्वंदी थे, अपोनेंट थे, यानी कमाल कलीगदार ओगलो, उन्होंने इलेक्शन में ऐलान कर दिया था कि अगर हम चुनाव जीत गए तो जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं उनको हम देश से बाहर कर देंगे। तो यही कारण है कि जितने भी रिफ्यूजीज़ थे उन्होंने
रजब तैयब एर्दोगान को एकमुश्त वोट दिया। तो इस तरीके से तुर्की की कुल 8 करोड़ से अधिक आबादी में 6 करोड़ 7 लाख लोगों ने वोट डाला। कुल 81 स्टेट्स में वोट डाले गए, 2 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और इस बार जो वोटिंग टर्नआउट रहा, यानी फीसद में अगर देखें तो 87.7% उसका वोटिंग टर्नआउट रहा। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा। आपको बता दें कि कुल 5 करोड़ 56 लाख वोट पड़े, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 74 लाख से भी अधिक वोट रजब तैयब एर्दोगान को मिले और कमाल कलीगदारोगलू को 2 करोड़ 49 लाख से अधिक वोट मिले। यानी दोनों के बीच वोटों का फासला लगभग 25 लाख, यानी रजब तैयब एर्दोगान 25 लाख से अधिक वोट पा करके बेनतीजा ज़रूर रहे। और जो तीसरे कैंडिडेट थे सिनान ओगान, उन्हें 5.17% वोट मिले, जो कि करीब 28 लाख वोट बनते हैं। और तीसरे जो महरम इंजे थे वो बरतरफ ज़रूर हो गए थे, लेकिन 2 लाख से अधिक वोट उनको भी मिल गए उसके बावजूद। तो इस तरीके से तुर्की का सदारती इलेक्शन रहा। और आपको यहाँ एक बात और बता दें कि ऐन वक्त पर तुर्की के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं दाऊद इब्राहिम ओगलो, उन्होंने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया रजब तैयब एर्दोगान का और उनके अपोनेंट से, यानी कमाल कलीगदारोगलू से जाकर के मिल गए और उनकी तरफ से उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़ा, यानी उनका सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इस सदारती इलेक्शन के साथ साथ एक और इलेक्शन हुए, यानी पार्लिमानी भी इलेक्शन हुए। पार्लिमानी इलेक्शन के लिए आपको बता दें कि तुर्की में कुल 600 सीटें हैं। उनमें से रजब तैयब एर्दोगान की अलायंस को 321 सीटें मिली हैं, जबकि उनके मुखालिफ कमाल कलीगदारोगलू के पास 213 सीटें आई हैं। तो इस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा की पार्टी यहाँ पर भी पीछे रह गई है। रजब तैयब एर्दोगान की अलायंस यहाँ पर भी आगे है, बल्कि यहाँ पर उसने बहुमत हासिल कर लिया है और ये बहुत बड़ी जीत है। मैं बहुत बड़ी जीत रजब तैयब एर्दोगान को इसलिए भी कह रहा हूँ, दरअसल जब 28 मई को दोबारा से इलेक्शन होगा तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा रजब तैयब एर्दोगान को। क्यों? इसलिए कि रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो पार्लिमानी निज़ाम को उन्होंने ही ख़त्म किया था और प्रेसिडेंशियल चुनाव कराया था। लेकिन जो मुस्तफ़ा कलीगदारोगलू थे, उन्होंने कहा था कि हम पार्लिमानी सिस्टम को बहाल करेंगे दोबारा से, अगर हम दोबारा से पार्लिमान में आए, और बगैर पार्लिमान में अक्सरियत हासिल हुए कोई भी इस फैसले को नहीं कर सकता है, इस तरह का कानून नहीं बना सकता है। ऐसी सूरत में अगर मुस्तफ़ा कलीगदारोगलू हार गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब वो तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम को बहाल नहीं कर पाएंगे। और बड़ी संख्या में लोगों ने कमाल कलीगदारोगलू को इसलिए भी वोट दिया था कि वो रजब तैयब एर्दोगान की डिक्टेटरशिप को तोड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि रजब तैयब एर्दोगान सत्ता से हट जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब वो इस कानून को नहीं बना पाएंगे कलीगदारोगलू, तो अब ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग जब 28 तारीख को दोबारा से इलेक्शन में वोट डालेंगे तो रजब तैयब एर्दोगान को वोट डालेंगे। क्यों? इसलिए कि उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। इसी तरीके से महरम इंजे का बहुत बड़ा किरदार होगा 28 मई को। क्यों? इसलिए कि महरम इंजे जो थे और उन्होंने ना इनका सपोर्ट किया है ना इनका सपोर्ट किया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कुछ संख्या महरम इंजे के सपोर्टर्स की ओगलू की तरफ गई है वो रजब तैयब एर्दोगान की तरफ आ जाएगी। और इसके अलावा ये सिनान ओगान अगर ये न्यूट्रल हो जाते हैं 28 मई के इलेक्शन में, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया कि सिनान को तो बनना नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में वोट रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सिनान ओगान वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके साथ अलायंस करे कमाल ओगलू के साथ। उसकी बेसिक वजह है कि कमाल ओगलू के साथ उनके बहुत शदीद लफड़े हैं, फट्टा है, उनके साथ आपस में लड़ाई है। अल्टीमेटली सिनान ओगान रजब तैयब एर्दोगान की तरफ जा सकते हैं, या कम से कम वो उनकी तरफ वोट उनका शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और मात्र 0.50% वोट से रजब तैयब एर्दोगान सदर बनते बनते रह गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है रजब तैयब एर्दोगान के 2023-28 मई के इलेक्शन में दोबारा से इलेक्शन होने के बाद चुनाव जीतने की। तो ये पूरा मामला रहा है। दोस्तों, आपको इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है और हमारे इस नतीजे विश्लेषण आंकड़ों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।